हेलो एवरीवन, अध्याय 2 जो वर्णमाला चल रहा है उसमें ये आखिरी लेक्चर है व्यंजन। इसके बाद अगला अध्याय संज्ञा सर्वनाम वो सब शुरू होगा। इस लेक्चर में मैं आपको व्यंजन के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि व्यंजन क्या होते हैं, उनका यूज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार से किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और एग्ज़ाम से मेरा मतलब है किसी भी एग्ज़ाम में, टैट, सुपर टैट, वीडियो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम, किसी और का कोई एग्ज़ाम, आरओ खासकर जो लगा हुआ है, पीसीएस में जो पेपर 2 होता है, इस कोई भी हिंदी माध्यम का जो इस सेक्शन का एग्ज़ाम होगा हिंदी व्याकरण का, उसके लिए ये जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जो ये सीरीज चल रही है, वो सब बहुत अच्छे से है। देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो या टेलीग्राम पे पूछो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगी। अच्छे से जुड़े रहो और सपोर्ट करिए मुझे। आपका कुछ जा नहीं रहा है, पैसे कुछ लग नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या बात है। आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं व्यंजन। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने स्वर पढ़ाए थे। स्वर वो थे जिनको उच्चारण करते समय, बोलते समय, जिनकी ध्वनि निकालते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। व्यंजन के साथ वो नहीं है। व्यंजन की उच्चारण करते समय आपको एक ध्वनि की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे स्वर कहा जाता है। जैसे का बोलना है तो आधा का जो ये ध्वनि है और आ, ये ध्वनि होती है। हलंत लगा दो तो उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, हलंत लगा दिया है अगर तो उसे ध्वनि कहा जाएगा। और उसमें जब कुछ मिलके एक वर्ण बन जाता है तो उसे अक्षर या वर्ण कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि चा ध्वनि बताओ, चा ध्वनि बताओ, तो आंसर होगा चा हलंत। ठीक है, तो व्यंजन क्या है? जिसको उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता पड़े। व्यंजन के प्रकार, जीभ के प्रयोग के आधार पे कि हमारी जीभ क्या करती है। व्यंजन के 3 प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। डिस्कस करेंगे अभी। सांस किस तरह से ली जाती है बोलते समय, उस आधार पे व्यंजन के 2 प्रकार हैं: अल्प प्राण, महाप्राण। रुको एक मिनट। जो कंपन है गले के, मुंह के, उस आधार पे जो स्वरयंत्र बेसिकली जिसे टेंटवा बोला जाता है, उसमें कंपन किस तरह से होता है बोलते वक्त, उस आधार पे व्यंजन के 2 प्रकार हैं: सघोष, अघोष। उच्चारण में कितना समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। पिछली बार भी मैंने बताया। उसके आधार पे व्यंजन 2 प्रकार के हैं: सामान्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन और व्यंजन द्वित्व, ये सब कुछ आपको इस लेक्चर में अच्छे से समझाया जाएगा। बस जुड़े रहो, पढ़ते रहो और नोट्स बनाते चलो। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखते चलिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो आओ पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले जीभ के आधार पे व्यंजन देखो। व्यंजन की परिभाषा तो पता चली कि जिसको बोलते वक्त किसी अन्य ध्वनि की भी आवश्यकता पड़े। लिख लेना ये, जिसको बोलते वक्त किसी अन्य ध्वनि की भी आवश्यकता पड़े। जीभ के अनुसार वायु प्रवाह के आधार पर अपनी तरफ से लिख लेना, मैं नहीं लिखने वाला हूँ। के आधार पर व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। एक मिनट रुकना, बस इसको जेब में डाल लें। स्पर्श व्यंजन, जीभ
मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करे अगर, और जिस भाग को स्पर्श करेगी, पहले लेक्चर में उच्चारण स्थान मैंने बता ही रखा है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, उस हिसाब से उनका उच्चारण स्थान है। लेक्चर सारे देखने पड़ेंगे आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए, वरना मेरे खरीदने पड़ेंगे, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों का पैसा बर्बाद हो। हालांकि नोट्स तो अच्छे हैं, फंसेगा तो पूरा उसमें से ही। जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करेगी तो स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, वो इसी में आते हैं। तो ये जो 5 वर्ग हैं हमारे, ठीक है, का वर्ग पूरा, चा वर्ग पूरा, टा वर्ग पूरा, ता वर्ग पूरा और पा वर्ग भी पूरा, वो इसमें आते हैं। टोटल 25 माने जाते हैं। ठीक है, पूरा मैं अब लिखूंगा नहीं बार बार इसको कि सारे व्यंजन लिखते फिरो, टाइम उसमें बहुत जाएगा। तुम इसमें वर्ग लिखते रहना बस सब में। ठीक है, उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। टोटल संख्या 25, संख्या नोट करते रहना, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ संख्या ही पूछ दी जाती है। अंतस्थ व्यंजन आता है अगला, जो सेकंड है वो है अंतस्थ व्यंजन। जीभ के अनुसार वायु प्रवाह के आधार पे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जैसे या है, अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है कि इसमें श्वास का अवरोध बहुत कम है। जीभ किसी भाग को स्पर्श करेगी तो क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। उसके अलावा नॉर्मल जीभ जब किसी को ना छुए तो ऑब्वियसली ये मान लो ये मुंह है, ये दांत है और ये है जीभ, यहाँ से वायु निकलेगी, पीछे से गले से आएगी ना, ऐसे करके। तो जब जीभ मुंह ऐसे हिस्से को छू रही हो, बोले तो हवा का अवरोध कम है, ये हवा का अवरोध बहुत ज़्यादा है, बहुत थोड़ी हवा निकल रही है। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या है, किसी ना किसी हिस्से को छुओ, तो जैसे तुमने नीचे के दांत छू लिए तो इतने हिस्से तो हवा नहीं निकल पाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी हवा। तो हवा का अवरोध, हवा की जो प्रवाह में अवरोध है, हवा की जो जाने में अवरोध है, हवा के सामने जो गेट लगा हुआ है वो बहुत बड़ा है। किसी को ना छुओ, ऐसे जाओ, यहाँ से कहीं से भी जाओ, मतलब अच्छे से निकल जाएगी। तो जो सांस है, हवा है, कम अवरोध में होगा कि प्रवाह में अवरोध कम हो, जब क्योंकि कुछ छू तो रहे नहीं हो, कुछ बंद तो कर नहीं रहे हो, अवरोध कम हो। तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसमें आते हैं या, रा, ला और वा, 4 आते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं आपके पास। इनको भीतरी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनको भीतरी व्यंजन, आंतरिक व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुंह के अंदर ही में रहते हैं, ऐसा कहा गया है। ये मुंह के अंदर ही रहते हैं। चलो अगला, ऊष्म व्यंजन। जो तीसरा प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। हवा, सांस मुंह के भागों से टकराए और गर्मी उत्पन्न करे। टकराकर गर्मी उत्पन्न करे या बढ़ाए।
तो उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाएगा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब ऊष्मा, हीट, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते समय शरीर, मुंह हमारा गर्म हो जाता है, गर्मा जाता है। इसमें कौन आते हैं? शा, सा और शा, 3 सा और हा, ठीक है। सलजम, सरौता, षटकोण और हल या हलंत, जो तुमको कहना हो। याद करना हो तो ये जो शा है यही देख लेना, एक शा दिमाग में आ गया तो तीनों भी आ जाएंगे। फिर हा याद रख लेना बस, हाय गर्मी, जो भी तुम लोगों को भाई अपना लॉजिक लगता हो याद करने का। चलो अगला, सांस के आधार पर। सांस कितनी ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? श्वास, सांस, हवा, जो भी लिखा हो भाई एग्जाम में उसके अनुसार क्या होगा? अल्प प्राण, कम सांस लगे या कम सांस निकले। कम पावर लग रही है, कम पावर पैदा हो रही है, जो तुम्हें अर्थ दोनों में से जो भी अच्छा लगे, निकले ज़्यादा सही है। वैसे इसमें होगा क्या क्या, कौन कौन से आएंगे? एक तो हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन, यारा, लावा, इसमें आ जाते हैं। और जो 5 वर्ग मैंने बताए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें जो अक्षर हैं, का वर्ग का पहला क्या है? का, तीसरा का, खा, गा और 5वां ड़ा या ञा। चा, छा, जा, झा और या। टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ता, था, दा, धा, ना और पा, फा, भा, पा, फा, पा, फा, भा, मा और ना। तो ये 4 और ये 4 तिया 4 4 4 नहीं 1 2 3 4 5 तिया 15 4 19 टोटल अल्पप्राण व्यंजन है। यारा, लावा, काखाड़ा, चाछाड़ियाँ, ताठाड़ा, ताथा, दाना, पाफा, ना। ये लिख लेना, अल्पप्राण ये होते हैं, कम सांस लगती है, 19 होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी मैं बताऊंगा, याद रखना। दूसरा होगा महाप्राण। महा है तो ऑब्वियसली ज्यादा निकलेगी, तो इसमें हमारे ऊष्म व्यंजन, ज्यादा सांस निकलेगी तो गर्मी पैदा होगी, भी बताया जैसे। तो इसमें आएगा शा, सा, सा। ये जितनी बार बार लिखोगे ना अभी नोट्स बनाते समय, तो उतने में ही तुमको पर्याप्त याद हो जाएगा। और जितने भी वर्ण हैं उनके सेकंड और फोर्थ जो होते हैं पांचों के, वो का, खा, घा, चा, छा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, ढा, ता, था, दा, धा और पा
पा का लिख रहे हो, सॉरी, पा फा और चौथा क्या है, मा, पा फा बा भा मा ना, सॉरी भा है, फिर गड़बड़ हो गई। पा और भा है, ठीक है। खा गा छा जा, खा गा छा जा टाठा थादा, हाँ सही है, मिला लें नहीं तो गलत हो जाए तुम लोगों का। ता का है लिख दिया यहाँ, फिर वही गड़बड़, बोलते वक्त गिन नहीं पा रहा हूँ। था धा ना फा भा ठा डा, हाँ ठीक है। तो ये 4 तिया 12 2 14 19 वो 14, ये 33 हो गए। टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 33, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण, ये सेकंड और फोर्थ याद रखना। अगर यहाँ एक आध मुझसे गड़बड़ लिख गया हो तो अपने हिसाब से सही कर लेना तुम लोग। वो 1 3 5 है और ये 2 और 4 है। अगला सांस के कंपन के अनुसार, ये मात्रा के अनुसार था, श्वास की मात्रा, नॉट मात्रा, श्वास की मात्रा के अनुसार, समझे। कंपन पैदा होता है स्वर यंत्र या टेंटवे से, इसीलिए उसको स्वर यंत्र भी बुलाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। इसके अनुसार 2 प्रकार हैं, अघोष सघोष। अघोष व्यंजन, अघोष वो होते हैं जब नो कंपन, कोई कंपन ना हो, ठीक है। तो उसमें हमारे शाह जितने हैं वो आएंगे, और आखिरी हा था ना, पर वो नहीं आएगा। एक फारसी का जो शब्द है फा, ये आता है, आगत व्यंजन है जिसको मैं भी बताऊंगा। तो मैं ये 3 याद रखने हैं। और इसके साथ ही हर वर्ग का जो फर्स्ट है और जो सेकंड है वो आएगा, का खा चा, ये याद रखना, ये गड़बड़ हो सकता है। चा छा वर्णमाला इतना जल्दी कंफ्यूज, कभी भूल जाता हूँ। टा ठा ता था और पा फा, फर्स्ट सेकंड यही है ना। 3 ये नहीं जोड़ना है, लगाते 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या है, 10 हो गया, 13 प्लस 1, ठीक है। फॉर रिटन, फॉर इंटरव्यू। अघोष में कंपन नहीं है, अघोष के बाद अगला होता है सघोष, जिसमें कंपन होगा। तो ऑब्वियसली जितना बचा वो सारा उसी में आएगा। हमारे यारा लावा जो अंतस्थ व्यंजन है और ऊष व्यंजन का जो हा है वो सघोष में आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हा से इसलिए आएगा, क्वेश्चन आएगा सघोष अंतस्थ व्यंजन बताओ, तो आंसर होगा हा, समझे। इसीलिए ये सारे प्रकार याद कर रखने जरूरी हैं, क्योंकि फिर ये मिक्स करके पूछ देता है। कंपन हो रहा है यार अलावा हा, और जितना बचा पहला दूसरा तो अघोष में आ गया, तो इसमें ऑब्वियसली तीसरा चौथा और 5वां आएगा। गा घा, और ये 5वां तो अनुनासिक में आ ही जा रहा है। गा घा जा झा
ठा फिर गलत हो जाता है, यही दिक्कत है। ठा हटाओ, डा ढा ड़ा और दा धा ना। इतना लिख के छोड़ मत देना कॉपी में, नोट्स में ये सारे लिखना, ताकि अगर रिवीजन करने बैठो तो सब, अगर ये अक्षर ही दिख जाए तो क्या पता सीधे अक्षर से ही तुम्हें याद आ जाए पेपर में। ठीक है, 15 5 20। ओके, अघोष सघोष सब हो गए। चलो अब कुछ व्यंजनों के प्रकार जो बचे हैं वो निपटा दें, बात खत्म हो जाएगी वहीं। ठीक है, सबसे पहले तो तुम इसको लिखो, इसको क्या क्या कहते हैं? आधे हा को, आधे हा को क्या कहते हैं? स्पर्श रहित ध्वनि। चलो गिर गई। स्पर्श रहित ध्वनि। हलंत को कैसे कहा जाता है वो समझो। अब हलंत को कैसे कहा? स्पर्श रहित ध्वनि बोला जाता है। और ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र के मुख से जो निकले, स्वर यंत्र मुखी ध्वनि। घोष ध्वनि, और ऊष्म संघर्षी ध्वनि। ये 5 नाम हैं इसके, ये नोट कर लेना, ये पूछे जाते हैं। स्पर्श रहित ध्वनि, काकल ध्वनि, स्वरयंत्रामुखी ध्वनि, घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि। अब कुछ चीजें देखो, अल्पप्राण महाप्राण जो नोट किए हो वो ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। उससे पहले एक चीज समझो, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जो सामान्य और संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन देखो वो होते हैं जो दो व्यंजनों के मिलके, दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलके बने। ठीक है, 4 ही हैं। श्रा, आधा शा प्लस रा, छा, इसको बनाने में इस वाले सा का यूज होता है। ठीक है, त्रा, आधा ता प्लस रा और ग्या। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज़्यादा चमत्कारिक मुझे यही लगता है। पता नहीं इन दोनों को सुन के ये कहाँ से आता है, पर ये 4 हैं, छात्राज्ञा और श्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, 4 व्यंजन, छात्राज्ञा और श्रा। अब बात समझना सबसे जरूरी, 1 मिनट। रुकावट के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, काम आ गया था। 4 संयुक्त व्यंजन थे।
4 संयुक्त व्यंजन थे, छात्राज्ञा और श्रा। इनको नोट कर लेना कि ये किस किस से जुड़ के बनते हैं, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये हलंत याद रखना। अब ये जोड़ने की प्रक्रिया कैसे है वो समझाना है। मेन तो वो है। अभी मैंने तुम्हें अल्प प्राण और महाप्राण समझाया था। अल्प प्राण वो था जिसमें हवा कम चाहिए थी, कम निकल रही थी। महाप्राण वो था जिसमें ज़्यादा चाहिए थी। जो संयुक्त व्यंजन बनेंगे उसमें जो पहला होगा, ये देख रहे हो ना 4, ये अल्प प्राण है, ठीक है, कि महाप्राण है, बताओ। ये मिक्सचर है ना। संयुक्त व्यंजन में मिक्सचर होता है, दिमाग में रखना ये चीज। लेकिन ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण में एक चीज अभी देखना। अल्प प्राण है 11 लावा, ये 4 चीजें अभी ध्यान में रखना। अभी रुको, द्वित्व और बता दें। संयुक्त व्यंजन समझ में आया ना। संयुक्त व्यंजन में अल्प प्राण महाप्राण में मिक्सचर होता है या नहीं होता है, पर कैसा होता है पता नहीं है। 4 में अलग अलग रूल चल रहे हैं। अब आओ इधर, इससे तुम्हें एक अंतर और पता चलेगा। व्यंजन द्वित्व या द्वित्व व्यंजन। जब समान व्यंजन मिलें तो जो बनता है व्यंजन द्वित्व। जैसे पक्का, तो ये 2 व्यंजन समान है, ये द्वित्व व्यंजन बनाएंगे। और इसमें महाप्राण व्यंजन नहीं हो सकते। द्वित्व में महाप्राण नहीं हो सकता। उसमें हो सकता था, मैं यही चेक कर रहा था नोट्स में, मैंने बनाया था जब शाम को नोट्स बनाए थे कल, कि हो सकते हैं या नहीं। मैं एक बार फिर से उसी को कंफर्म कर रहा था। लेकिन द्वित्व में महाप्राण नहीं हो सकता। एक अल्पप्राण एक महाप्राण या 2 अल्पप्राण चाहिए उसमें। जैसे का है, का महाप्राण नहीं है ना, इसीलिए जो शब्द मिलेंगे तुम्हें उसमें यही सब व्यवस्था मिलेगी। अब ये तुम 2 सब समझ गए। अब इसके अलावा कुछ उत्क्षिप्त व्यंजन और ये व्यंजन वो और सुन लो। एक होता है लुंठित व्यंजन, जिस व्यंजन को बोलते वक्त हमारी जीभ मुड़ जाए उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित मतलब घूमना, घुमावदार, इसको कहते, ये होता है रा। नोट करते चलना। अगला पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ला, ला। जीव आगे से छूम के नीचे आती है पार्श्विक व्यंजन में। लुंठित हो गया, पार्श्विक हो गया। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक स्वर थे ना, जैसे अंग आहा, अनुस्वार और अनुनासिक स्वरों में अंग और ये 2 चीजें अनुनासिक थी। अनुनासिक व्यंजन में क्या आएंगे? तुम्हारे वर्गों के जो आखिरी हैं ये आते हैं, ठीक है, अनुनासिक व्यंजनों में, क्योंकि नाक का प्रयोग हो रहा है। और जब ये कहीं किसी शब्द में आने होते हैं अनुनासिक तौर पे, तो इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है।
ये होता है शब्द, पर हम इसको लिखते हैं ये, समझे? इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है, पर ये शब्द है ये, गंगा। अगला संघर्ष व्यंजन। जो फारसी से आए हैं ना, जिसमें संघर्ष हो रहा है जीभ, हवा और मुंह का। का, खा, हाँ 3 का हैं, का वर्ग के पहले 3 हैं, का, खा, गा और जा और फा। अब जा और इसमें अंतर बताओ कोई। अंतर इसमें यह है कि जीभ, जा पे फोकस हुआ कि नहीं, और जबान या जवान, और ये अंतर यहां समझो, जबान नहीं होता है, जबान नहीं बोलते हैं हम उसको, ये जवान है, जवान है। और लेकिन ये सही शब्द है, पर ये गलत है, जबान। नहीं नहीं नहीं, या तो हम जुबान करेंगे या फिर जबान बोलेंगे, जबान। इसको ऐसे समझो, इसको इंग्लिश में अगर रोमन लिपि में लिखेंगे तो ये होगा जवान, और उसको लिखना है तो ये जो जेड वाला पोर्शन है, जा में जब उसको लिखना होता है तो नियम यह है कि नीचे बिंदु लगाइए, ठीक है? ये संघर्ष व्यंजन का खेल होता है। संघर्ष हो गया। अगला उत्क्षिप्त व्यंजन। जीभ मुंह के अगले भाग, जिसे हम मूर्धा बोलते हैं, उसे छूकर नीचे गिरे। मुंह के ऊपर भाग के छू के एकदम से नीचे गिरे अगर, तो उसे उत्क्षिप्त व्यंजन बोलेंगे। इसमें आते हैं ड़ा और ड़ा। ये जैसे लड़का, लड़का, और इस शब्द को यूज करते हैं किसमें? कढ़ाई। करते हैं ना, या बाढ़। लड़का, कढ़ाई, ये जो 2 शब्द जैसे आए, इसमें ये जो आए ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। जीभ मूर्धा को छू के नीचे आती है। अभी क्या थे वो जो मैं बोला था? ओह, एक गड़बड़ हो गई। संघर्ष व्यंजन में का नहीं है, वो जो मैंने ऐसे लिखा था ना संघर्ष में, का काट देना, वो का नहीं है, ठीक है? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन लिख गया था मैं। संघर्ष व्यंजन सारे लिख दो। फा, जा, खा, गा और एक का और जोड़ देना। ये फारसी से आए हुए हैं। जैसे जुबान है तो ये फारसी का वर्ड है, आगत व्यंजन कहे जाते हैं क्योंकि ये किसी और भाषा से आए हुए हैं।
अब एक आखिरी टॉपिक, अर्धस्वर। या और वाह, हो गया। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये या और वाह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इस तरह से तुम्हारा आज व्यंजन का लेक्चर भी खत्म होता है। अब से अगला चैप्टर संज्ञा सर्वनाम होगा। कल संडे कोई वीडियो नहीं बनेगा, सोमवार से लेक्चर आपके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। जय हिंद।